How are you? वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स विद गोयल सर। और मैं आज जो चैप्टर लेकर आया हूँ वो है बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो ये पहला वीडियो है इस चैप्टर पर। तो इस चैप्टर के विषय में पहले कुछ बता दें। बिल ऑफ एक्सचेंज यानी निगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में ये एक्ट पारित किया गया था। क्यों पारित किया गया था? 1881, जैसे कि हमारा देश एक गरीब देश था और उस समय छोटे छोटे बिजनेस हुआ करते थे, लेकिन लोगों की पूंजी छोटी हुआ करती थी। तो ऐसे में अब लोग उधार अगर माल बेच रहे हैं और लोग एक एक महीने 15-15 दिन के लिए पैसे फंसा लें तो सामने वाली की पूरी पूंजी ब्लॉक हो जाती थी। लिहाजा फिर क्या, उसे बिजनेस अपना बंद करना पड़ता था। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को समझा कि लोग अक्सर अपने बिजनेस क्यों बंद कर देते हैं, और क्योंकि गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू चाहिए, टैक्स चाहिए। जब तक लोग सर्वाइव नहीं करेंगे हैं तो उनको टैक्स वगैरह कहाँ से मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने एक एक्ट पारित किया, निगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में। इस एक्ट के तहत चेक, बिल, हुंडी, बैंक ड्राफ्ट, इन सब चीज़ों को क्या किया गया, मुद्रा का रूप दे दिया गया। यानी हम जहाँ पे मुद्रा का यूज़ नहीं कर रहे हैं वहाँ पे इनको मुद्रा की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस एक्ट के तहत लोगों को ये परमिशन दी गई कि वो अगर सामने वाली पार्टी से उनको पेमेंट नहीं मिल रहा, कुछ समय बाद पेमेंट मिलेगा, तो उन पे वो एक बिल लिख दें जिसमें लिखा होगा मुझे या मेरे आदेशानुसार बिल को दिखाने पर रकम भुगतान की जाए। इसमें क्या होगा, जितने माल बेचा है वो एक बिल लिखेगा, जितने माल खरीदा उस पर अपने उस पर साइन करेगा और बिल उसके पास भेज देगा। वो व्यक्ति क्या करेगा, उस पर एक्सेप्टर लिख देगा या अपने साइन भी कर देगा। इस तरह से वो बिल क्या हो जाएगा, लीगल रूप में आ जाता है 1881 एक्ट के तहत। अब लेखक यानी जो सेलर है वो इस बिल को अपने बैंक से भुनाकर अपना काम चला सकता है और इस तरह से उसको धन की प्राप्ति हो जाएगी और आराम से अपना बिजनेस वो कैरी कर सकता है। तो इसमें तमाम पॉइंट्स हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम एक्सप्लेन करते रहेंगे। फिलहाल एक सवाल, एक छोटा सा आज आपको लेकर आए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 लोग होते हैं, 3 पार्टी होती है मैक्सिमम। एक होता है ड्रॉयर, मेकर यानी बिल को बनाने वाला, जिसने माल बेचा है वो बनाता है बिल को। दूसरा कौन होता है, एक्सेप्टर यानी ड्रॉई। ये कौन होता है, जिसने माल खरीदा है, ये बिल को स्वीकार करता है। तीसरा पेई या रिसीवर, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी भी हो। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो क्या है, रिसीवर, वरना कोई पूरा क्वेश्चन इन्हीं 2 के बीच चलेगा। तीसरी पार्टी भी हो सकती है। तीसरी पार्टी कौन सी हो सकती है, बैंक हो सकता है। या मान लीजिए मैं मेकर हूं, मैंने बिल बनाया है और मुझे किसी तीसरी पार्टी का पेमेंट देना है, तो मैंने वही बिल उठा के उसको दे दिया, तो वो कौन सा रूप है, वो थर्ड पार्टी के रूप में आ गया। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा समझाते रहेंगे। आगे एक सवाल लेते हैं, छोटा सा सवाल तो यहाँ नहीं लिखा है, मैं सवाल के बारे में बता देता हूँ मुँह ज़बानी। राव ने रेड्डी को माल बेचा है 8,000 रुपये का, उधार माल बेचा है। राव ने क्या किया, फिर एक बिल लिख दिया रेड्डी पर। बिल लिखने की कोई एंट्री नहीं होती है। बिल रेड्डी के पास पहुंचा, रेड्डी ने उस पर एक्सेप्टर लिख दिया, अपना साइन कर दिया और वही बिल राव के पास वापस भेज दिया और ड्यू डेट पर उसका पेमेंट हो गया। बिल कितनी अवधि का लिखा गया, बिल 1 महीने की अवधि का लिखा गया। ठीक, शॉर्ट में मैं क्वेश्चन बना देता हूं। माल कितने का बेचा जा रहा है, 8,000 का बेचा जा रहा। बिल की अवधि कितनी है, यानी पीरियड कितना है, 1 मंथ है। ठीक, ये आपका सवाल तैयार हो गया। परचेजर कौन है, परचेजर रेड्डी है। सेलर कौन है, सेलर राव है। राइट, तो चलिए पहले हम राव के वहां एंट्री करेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज आप पढ़ने के लिए 2 रूल बस ध्यान रखें।
एक रियल और दूसरा नॉमिनल। रियल का क्या रूल होता है? एनी एसेट कम इन द बिजनेस ऑलवेज डेबिट, एनी एसेट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस ऑलवेज क्रेडिट। नॉमिनल का क्या रूल होता है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑलवेज डेबिट, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट। नॉमिनल का रूल आप कहाँ पे लगाएंगे? जब भी इंटरेस्ट और डिस्काउंट का केस हो आप वहाँ नॉमिनल का लगाइए, बाकी सब जगह आप रियल का रूल लगाइए आंख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं, पूरा चैप्टर बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं। यहाँ पे कोई भी डिस्काउंट का केस नहीं है इस सवाल में, कोई आपके इंटरेस्ट का केस नहीं, तो नॉमिनल नहीं लगेगा। पूरे क्वेश्चन में रियल का रूल ठोकिए बड़े आराम से। चलिए आते हैं। राव ने रेड्डी को माल बेचा है, क्या रूल है रियल का? एनी एसेट्स कम इन द बिजनेस डेबिट, एनी एसेट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस क्रेडिट। यहाँ माल जा रहा है इसलिए क्रेडिट होगा। सेल कर रहे हैं आप, तो हमने सेल को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। ठीक, किसको बेचा है? रेड्डी को बेचा है, तो रेड्डी डेबिट हो गया। एंट्री हो गई रेड्डी डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8000। ठीक, फिर राव ने क्या किया? बिल बनाया और रेड्डी के पास भेज दिया। रेड्डी ने स्वीकार करके एक्सेप्ट करके उसको राव के पास वापस भेज दिया। अब राव के लिए वो बिल क्या है? एक एसेट्स की तरह है, तो फिर से रियल का रूल लगा दीजिए। एनी एसेट्स कम इन द बिजनेस डेबिट, एनी एसेट्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस क्रेडिट। संपत्ति यानी बिल आ रहा, डेबिट कर दो, लिख दिया बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। किसने दिया है स्वीकार करके बिल? रेड्डी ने, तो रेड्डी अपने आप क्रेडिट हो गए। एक चीज आप बस फाइनल कर लीजिए कि वो डेबिट होनी है या क्रेडिट अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक, दूसरी चीज ऑटोमेटिक उसके अपोजिट लग जाएगी। क्वेश्चन में डेट तब तक चेंज नहीं करेंगे जब तक कहा ना जाए जनवरी 1 को माल बेचा है, तो जनवरी 1 पे एंट्री है, बिल भी हम उसी डेट पर रिसीव करेंगे। आफ्टर 1 मंथ पेमेंट होना है। जनवरी 1 को बिल लिखा गया, 1 महीना जोड़ दीजिए, 1 फरवरी आ गया। 3 ग्रेस डे दिए जाते हैं। ग्रेस डे का मतलब आपको जो है दिया जा रहा है कि आप 3 दिन की छूट और ले सकते हैं, यानी अगर किसी वजह से आप 1 तारीख को पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप 3 दिन बाद पेमेंट कर सकते हैं, इसलिए ग्रेस डे दिए जाते हैं इसमें। ओके, तो 1 फरवरी प्लस 3 दिन यानी 4 फरवरी को पेमेंट होगा। राव क्या करेगा? रेड्डी के पास 4 फरवरी को बिल भेजेगा, भैया पेमेंट ला इसका, और रेड्डी क्या करेगा? उसका पेमेंट दे देगा। फिर से रियल का रूल लगाओ। क्या हो रहा है? रियल में पेमेंट आ रहा यानी एसेट्स आ रही, डेबिट होगा, और एसेट्स बिल जा रहा, दोनों चीज यहां पे एसेट्स हैं। कैश भी एसेट्स में आता है और बिल भी एसेट्स में आता है, तो कैश आ रहा है इसलिए डेबिट हो जाएगा और बिल जा रहा है ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल, रिसीवेबल अकाउंट डेट डाल देंगे फरवरी 4। अब आ जाइए रेड्डी के वहां। रेड्डी के वहां भी रियल का रूल लगाइए। रेड्डी माल खरीद के ला रहा है, रियल का रूल एनी एसेट्स कम इन द बिजनेस ऑलवेज डेबिट, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। किससे खरीदा है? राव से खरीदा है, टू राव, 8000 रुपये। अब राव ने इनके ऊपर बिल लिखा है, बिल इनके पास आ गया, ये उसको स्वीकार करके वापस भेज रहे हैं। अब ये भेज रहे हैं, किसको बिल भेज रहे हैं? राव को भेज रहे हैं, तो राव डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक, अब ड्यू डेट पर पेमेंट होना है, तो ड्यू डेट सेम डेट निकलेगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? राव ने इनके पास बिल भेज दिया है, तो ये बदले में पेमेंट करेंगे। रियल का रूल लगाओ, पेमेंट इनके पास से जा रहा, तो टू कैश अकाउंट। कैश किस में आता है? एसेट्स में आता है। कैश जा रहा, क्रेडिट हो गया, तो बिल्स पेबल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक, एक चीज आ रही, एक चीज जा रही, जो चीज आ रही उसे डेबिट कर दो, जो जा रहा उसे क्रेडिट कर दो। बिल आ रहा डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज पे मेरा पहला वीडियो है, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। इसके अगला वीडियो बहुत जल्द हम आप तक पहुंचाएंगे, तब तक आप इस वीडियो को देखिए और जो चीज़ समझ में ना आए हमें बताइएगा। ठीक है, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हम लगातार आपके लिए मेहनत करते रहें और फ्री में आप तक ये वीडियो आप तक पहुँचाते रहें। ओके, थैंक यू।